नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का अध्याय 2। और इस अध्याय में धाराएं हैं 3 से 50 तक। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में धारा 3 से लेकर के धारा 30 तक हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जा कर के धारा 3 से लेकर के 30 तक को पढ़ें। उसके बाद आप पढ़ें धारा 31 से लेकर 40 तक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, धारा 31 से लेकर के धारा 40 तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धारा 31। धारा 31 में लिखा हुआ है निर्वाचन याचिका। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उस वीडियो में हमने पढ़ी थी धारा 30। तो धारा 30 में यह आपने बताया था कि चुनाव से संबंधित कोई भी मामले, ठीक है, वार्ड से संबंधित, चुनाव से संबंधित कोई भी मामले दीवानी अदालत में नहीं सुने जाएंगे, या दीवानी अदालत जो है उसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या है, शिकायत करनी है तो कहीं तो जाना पड़ेगा। तो अगर आपको कहीं शिकायत करनी है चुनाव से संबंधित गतिविधियों की, तो आप कहाँ पर, छोटे मोटे न्यायालय में नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर करवा सकते हो। और ये याचिका कब दायर होगी, जिला न्यायालय में कब दायर होगी, जब निर्वाचन हो गया और उसकी तारीख से 1 माह के भीतर आपको ये निर्वाचन याचिका दायर करनी पड़ेगी। अब इस निर्वाचन याचिका के आधार क्या क्या होंगे, मतलब किस आधार के ऊपर आप निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आता है कि सदस्य की योग्यता या फिर अयोग्यता। मान लो कि कोई सदस्य योग्य था ही नहीं, मान लो कि उसकी उम्र कम थी, या फिर वो 10वीं पास नहीं था, या फिर कोई और अयोग्यता थी, तो इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हो। इसके अलावा निर्वाचन उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण किया गया हो, उसने कोई भ्रष्टाचार किया हो, रिश्वत दी हो, ठीक है, या फिर किसी मतदाता को पैसे दिए हों, तो इस वजह से आप निर्वाचक याचिका दायर कर सकते हो। किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया हो। मान लो किसी उम्मीदवार ने नामांकन भरा था चुनाव लड़ने के लिए, और अधिकारियों ने क्या किया, उसका नामांकन जो है वो खारिज कर दिया, लेकिन जो खारिज करने के जो आधार थे वो गलत थे, ठीक है। तो वो ये कह सकता है कि जो नामांकन खारिज किया गया था उसके आधार गलत थे, तो उन आधारों की वजह से वो क्या कर सकता है, निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है। उसके बाद देखिए कि उचित नहीं होगा, यहाँ पे आएगा अनुचित। अनुचित रूप से किसी वोट को स्वीकार किया गया हो, रद्द किया गया हो, या फिर अस्वीकृत किया गया हो। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है उसने क्या किया, ये बैलेट पेपर था और इस पर 2 जगह पे मोहर लगा दी, लेकिन इसको क्या किया गया, इसने स्वीकार कर लिया, फिर वो उस वार्ड का था ही नहीं, उसने फर्जी वोट डाला है, ठीक है, उसको स्वीकार कर लिया। या फिर कोई व्यक्ति था उसने सही वोट डाला है, उसको रद्द कर दिया गया हो, ठीक है। तो इस आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हो। निर्वाचन में इस अधिनियम के नियमों का अनुपालन नहीं किया हो, यही बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद याचिकाकर्ता को अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा विधिमान्य वोटों का बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। मान लो कि कोई 2 उम्मीदवार हैं, एक को मिले 12,000 वोट, दूसरे को मिले 12,100 वोट, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वोट मिले हैं इसमें से 200 वोट फर्जी हैं, अवैध हैं। तो अगर ये 200 वोट नहीं गिरते तो ये व्यक्ति यहाँ पर कितने हो जाते, इसके वोट कम हो जाते, तो ये जीत जाता। तो इस वजह से भी आप क्या कर सकते हो, निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हो। इसके अलावा निर्वाचित उम्मीदवार भ्रष्टाचार नहीं करता तो याचिकाकर्ता चुनाव जीत जाता, मतलब जिसने याचिका दायर करी है वो जीतने के उसके चांस थे, अगर कि वो जो व्यक्ति जीता है वो भ्रष्टाचार नहीं करता, ठीक है। तो इस आधार पर आप निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हो। दूसरा, निर्वाचन याचिका पर सुनवाई जिला न्यायाधीश विधि सम्मत प्रक्रिया से ही करेगा। जो इस अधिनियम में जो विधियां दी हुई हैं उसके आधार पर वो क्या करेगा, सुनवाई करेगा। अब हम आगे देखते हैं धारा 32। धारा 32 में दिया हुआ है जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें। मतलब मान लो कि जिला न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया, ठीक है, और आप उससे संतुष्ट नहीं हो, तो आप क्या करोगे, इससे ऊपर जो हाई कोर्ट है उसके अंदर क्या करोगे, आप याचिका दायर करोगे। तो जिला न्यायाधीश के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट इस मामले पे जो जिला न्यायाधीश ने, मान लो कि 2 व्यक्ति एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि भाई ए जो है वो सही चुनाव जीता है तो इसको सही मान लिया जाए, और बी ने याचिका दायर करी है, तो अब क्या होगा,
जो बी है वो जिला न्यायाधीश के जो निर्णय है उससे संतुष्ट नहीं है, ये जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाएगा तो तब तक हाई कोर्ट में तो केस लंबे चलते हैं, तो तब तक तो ए जो है वो शपथ ले लेगा और आराम से जीता हुआ जीत की खुशी मनाएगा। लेकिन सबसे पहले हाई कोर्ट क्या करेगा, जिला न्यायाधीश जो जिला न्यायालय है उसके आदेश पर क्या करेगा, रोक लगा देगा। उसके बाद देखो भारत में क्या होता है कि केस बहुत लंबे लंबे चलते हैं, ठीक है। तो उस वजह से अगर 5 साल का तो कार्यकाल ही होता है, अगर 10 साल तक केस पेंडिंग रहा तो ये तो आराम से अपना जो है अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा। तो इससे क्या होगा, हाई कोर्ट को भी एक बाध्यता दी गई है कि उसको 90 दिन के अंदर भीतर इसका निर्णय देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपनी धारा 32। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा 33 की। धारा 33 में दिया हुआ है कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी। मान लो कि जिला न्यायालय ने, ठीक है, जिला न्यायालय ने या फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, जितने भी उम्मीदवार थे सबका क्या किया, जो सदस्यता थी वो निरस्त कर दी। मान लो कि अगर किसी नगर पालिका में या तो 2/3 सदस्य उनकी सदस्यता निरस्त हो जाए, या फिर सभी सदस्यों की निरस्तता, जो सभी सदस्य हैं उनकी सदस्यता निरस्त हो जाए, सभी सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 और धारा 32 के अधीन शून्य घोषित कर दिया जाए, तब राज्य नगर पालिका जो राज्य सरकार जो है उस नगर पालिका को भंग कर देगी या फिर विघटित कर देगी और चुनाव दोबारा से होंगे, ठीक है। तो ये धारा क्या कहती है कि अगर 2/3 सदस्य या फिर सभी सदस्यों की सदस्यता धारा 31 में जिला न्यायालय और धारा 32 में हाई कोर्ट क्या कर दे, शून्य घोषित कर दे, तो फिर क्या होगा, राज्य सरकार इसको भंग करेगी नगर पालिका को और नई नगर पालिका का गठन होगा। ये हो गई धारा 33। अब हम देखते हैं धारा 34। धारा 34 में दिया हुआ है आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने और जिला न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं वो अंतिम माने जाएंगे, बशर्ते कि इनके खिलाफ अपर हाई कोर्ट में जो है शिकायत नहीं की जाए या फिर याचिका दायर नहीं की जाए। तो अगर इनको चुनौती नहीं दी जाती है तो इनके आदेश क्या माने जाएंगे, अंतिम माने जाएंगे। ये लिखा हुआ है धारा 34 में। अब हम बात करते हैं धारा 35 की। धारा 35 में दिया हुआ है क्या, निर्हरताएँ, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो 14, 24 और 35, इन तीनों धाराओं को एक साथ याद कर सकते हो। 14 में भी निर्हरताएँ दी हुई हैं, 24 में भी दी हुई हैं और 35 में भी निर्भरताएँ दी हुई हैं, ठीक है। तो इनको एक साथ भी याद कर सकते हो, 14, 24 और 35। अब 35 की बात करते हैं, निर्भरताएँ क्या क्या होंगी। तो सदस्यों को निर्वाचन संबंधी अपराध कौन सी धारा में थे, धारा 28 में, या फिर भ्रष्ट आचरण संबंधी अपराध किस में थे, धारा 29 में, के दोषी पाए जाने पर 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब 6 साल तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। ये लिखा हुआ है धारा 35 में। उसके बाद हम देखते हैं धारा 36। अब इस निर्भरता को हटाया जाना या फिर उसकी कालावधि में कमी करना। जो धारा 35 के अधीन हमने 6 वर्ष के लिए उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी, उसको या तो हटा सकते हैं या फिर उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ऐसे ही नहीं कम कर देगा, ये लेखबद्ध कारण बताएगा, उसके लिखित में कारण देगा कि इस वजह से हमने इसकी सज़ा कम की है या फिर इसकी सज़ा समाप्त की है, ठीक है। ये लिखा हुआ है धारा 36 में। अब हम देखते हैं धारा 37। धारा 37 में लिखा हुआ है कि पद की शपथ, जब चुनाव हो जाते हैं और सदस्य चुनकर नगर पालिका में आ जाते हैं तो उनको क्या एक शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उस शपथ के बारे में क्या प्रावधान है। नगरीय निकायों का प्रत्येक सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व या तो जिला कलेक्टर या फिर इसके द्वारा नामित व्यक्ति उसके सामने क्या लेगा, शपथ लेगा, ठीक है। अब शपथ के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 3 प्रकार से। मान लो नया चुनाव हुआ है, ठीक है, तो नए चुनाव में सदस्य और अध्यक्ष जो है पहली बैठक के 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे। ये होगा जब सरकार ऐसा कब होगा, जब किसी नगर पालिका का निर्वाचन हुआ हो, नई नगर पालिका का 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। दूसरा, मान लो उपचुनाव होंगे तो चुनाव तारीख की 1 माह के भीतर शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है मनोनीत सदस्य, किस सदस्य को मनोनीत किया गया है तो जिस दिन उसको मनोनयन किया गया है उस तिथि से 1 माह के भीतर उसको शपथ लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मान लो कि कोई 1 माह के भीतर शपथ लेने में विफल हो जाता है
तो उसकी सीट खाली मान ली जाएगी। लेकिन मान लो कोई सदस्य जो है वो जेल में व्यक्ति बंद है, जब चुनाव हो रहे थे तो उसके ऊपर कुछ आरोप लगे कि भाई इसने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है, तो उसको जेल के अंदर ले लिया गया, लेकिन उसको जेल में बंद कर दिया गया और वो चुनाव जीत गया। तो जेल के अंदर शामिल जो समय है वो काउंट नहीं होगा, वो जेल से छूट जाएगा। छूटने के बाद 1 महीने तक वो शपथ ले सकता है। तो 1 महीने की अवधि जेल के समय के अलावा होनी चाहिए। ये हो गई शपथ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे धारा 38। धारा 38 हमें बताती है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र में क्या लिखा हुआ है कि सदस्य लिखित रूप में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करवाकर अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। सदस्य किसको त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को, लेकिन उससे पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट से लिख करके क्या करवाएंगे, सत्यापित करवाएंगे। और त्यागपत्र कभी भी मौखिक नहीं हो सकता, उसको आपको लिखित में देना पड़ेगा। इसके अलावा त्यागपत्र प्रभावी कब होगा, ये जो त्यागपत्र हमने दिया है ये प्रभावी कब होगा, तो ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो अध्यक्ष इसको क्या कर ले, मंजूरी दे दे। जैसे इसको अध्यक्ष मंजूरी देगा, चाहे 7 दिन बाद दो चाहे 8 दिन बाद दो, ये त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ये अध्यक्ष मंजूरी नहीं दे रहा है तो 15 दिन की अवधि जैसे समाप्त होती है ये मंजूर मान लिया जाएगा। तो त्यागपत्र प्रभावी कब होगा, या तो अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर ले उसको, या फिर नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति, जो भी पहले हो। ठीक है, ये हो गया त्यागपत्र। अब हम देखते हैं धारा 39। धारा 39 में लिखा हुआ है किसी सदस्य का हटाया जाना, कि सदस्य को कैसे हटा सकते हैं। तो राज्य सरकार नगरपालिका के सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकती है। तो कौन कौन से आधार हैं, तो वो आप देखिए। बिना नगरपालिका की अनुमति के वह लगातार 3 से अधिक साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, वो अनुमति लिए बिना ही 3 से अधिक साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहेगा। लेकिन मान लो कि उसने, और ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लाया जाएगा जिसके दौरान सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में बंद था। अगर वो जेल में बंद पड़ा है और फिर उसके बाद वो साधारण बैठकों में भाग नहीं ले रहा है तो इस अवधि को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति जेल से बाहर है, ठीक है, और फिर भी वो नहीं आ रहा है तो इस अवधि को काउंट किया जाएगा। वह निर्धारित अवधि में शपथ ग्रहण करने में विफल रहा हो। ठीक है, तो सदस्य को कब हटाया जा सकता है, 2 बातें हमने देख ली। पहला तो यदि वो लगातार 3 साधारण बैठकों में भाग नहीं ले, लेकिन अगर वो जेल में बंद है तो इस अवधि को काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हमने क्या देखी कि वो अगर निर्धारित समय सीमा, जैसे 30 दिन की जो समय सीमा है उसके अंदर अगर वो शपथ ना ले तो उसको हम क्या करेंगे, सदस्य से पद से हटा देंगे। इसके बाद क्या क्या है, उसके बाद है कि अयोग्य हो जाने पर, मान लो उसने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो पागल हो गया, ठीक है, या फिर दिवालिया हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ से सदस्य से हटा देंगे। दूसरी बात, कार्य के प्रति कोई लापरवाही करे या कदाचार करे या शर्मनाक कोई हरकत करे तो तब भी हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। पद का दुरुपयोग करे। अब ये सब बातें अगर किसी सदस्य के अंदर है तो हम उसको क्या करेंगे, पद से हटा देंगे। लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, उसके कुछ प्रोसीजर होगी। सबसे पहले हम सदस्य को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, ठीक है, उसकी बात भी सुनी जाएगी कि बात सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद राज्य स्वयं या नगरपालिका की शिकायत पर एक्शन ले सकती है। या तो राज्य सरकार स्वयं एक्शन ले ले, उसको लगता है कि सदस्य ने ऐसा कोई काम किया है तो स्वयं भी एक्शन ले सकती है, या फिर नगरपालिका उसको शिकायत करे राज्य सरकार को कि इस सदस्य के खिलाफ एक्शन लो। दूसरी बात, राज्य सरकार के लिखित आदेश तक सीट पर बना रहेगा। जब तक राज्य सरकार लिखित में उसको ये नहीं देगी कि आपको सीट से हटा दिया गया है, तब तक वो अपनी सीट पर बना रहेगा। राज्य सरकार आरोप लिखकर, राज्य सरकार क्या करेगी, उसके आरोप को लिखेगी और जिला न्यायाधीश के रैंक के अधिकारी को जांच के लिए सौंपेगी। छोटे मोटे अधिकारी को नहीं सौंपेगी, किसको सौंपेगी, जिला न्यायाधीश रैंक का अधिकारी होना चाहिए, उसके द्वारा जांच करवाई जाएगी। इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो सिविल जज के समान शक्तियाँ प्राप्त होगी। सिविल जज के समान शक्तियाँ प्राप्त होने का मतलब है कि वो सम्मन भेज सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को बुलवाना है और वो नहीं आ रहा है तो उसको समन भेजा जा सकता है कि भाई तुम आओ। अगर फिर भी वो नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, गिरफ्तार करके लाएंगे, और तो क्या करें। इसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है। कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई दे नहीं रहा है और उसका आवश्यक है जांच के लिए, तो वो उससे ज़बरदस्ती ले सकता है पुलिस को ले जा करके। ये हमने देख लिया।
दूसरा, जांच के दौरान सदस्य को निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो सरकार जो है उसको जांच के दौरान सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार का प्रत्येक अंतिम आदेश जो है वो राजपत्र में प्रकाशित होगा। जैसे ही आदेश आएगा, जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो अपनी जांच सौंपेगा सरकार को, उसका प्रत्येक आदेश कहाँ होगा, राजपत्र में अधिसूचना में प्रकाशित होगा। और जैसे ये प्रकाशित होगा, यह आदेश क्या होगा, अंतिम होगा। इस आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि किसी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं धारा 40। धारा 40 में दिया हुआ है कि पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। इसका मतलब यह है कि मान लो कि जैसे हमने धारा 39 में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए थे, ठीक है, आरोप लगाए और उसके ऊपर जांच चल रही है, तो ये जांच मान लो कि उसका कार्यकाल बीच में पूरा हो गया, ठीक है, वो हट गया, लेकिन ये जो जांच ये बंद नहीं होगी, ये उसके बाद भी शुरू रहेगी। तो देखो क्या है कि यदि किसी सदस्य को धारा 39 में कार्य में लापरवाही, कदाचार या आदि के कारण अयोग्य घोषित किया गया है और यह जांच पदावधि समाप्त होने के बाद या सदस्य न रहने के बाद भी जारी रहेगी और पुनर्निर्वाचित होने पर भी जांच जारी रहेगी। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर जांच लग रही थी और उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो जांच बंद नहीं होगी, उसके क्या होगी, जांच शुरू रहेगी। या फिर वो पहले सदस्य था, अब हट गया, तो भी जांच जारी रहेगी। दूसरी बात, मान लो कि उस सदस्य व्यक्ति था, कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन दोबारा निर्वाचित हो गया, तो भी ये जांच रुकेगी नहीं। ये धारा क्या कहती है, 40 कहती है। अब हमने पढ़ी है इस वीडियो में धारा, इस वीडियो में हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है धारा 31 से लेकर के धारा 40 तक। अब हम इस 31 से लेकर 40 तक का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और इसको अब हम देखते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में हम देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 31। धारा 31 में हमने ये पढ़ा था कि निर्वाचन याचिका कहाँ दायर करेंगे, जिला न्यायालय में। अगर हम जिला न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो हम धारा 32 में कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट के अंदर। अगर हाई कोर्ट के अंदर क्या करेंगे, अपील करेंगे। फिर हमने पढ़ी थी धारा 33। अब देखो हमने धारा 3 अगर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अगर 3 लोग हो जाएंगे तो क्या होगा। तो धारा 33 में हमने क्या पढ़ा था कि सभी सीटों का अपास्त होना, फिर सभी सीटों का या 2/3 सीटों का क्या होना, निरस्त होना। अगर ये सीटें निरस्त हो जाएंगी तो फिर इस दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, हमने पढ़ी थी धारा 33 में। उसके बाद हमने पढ़ा था धारा 34। धारा 34 में हमने पढ़ा था आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता, मतलब जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो आदेश क्या होंगे, अंतिम होंगे। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 35। धारा 35 में हमने पढ़ी थी कुछ निर्भरताएँ, ठीक है। तो इसको हमने याद करने का प्रयास भी बताया था मैंने, क्या हमने बोला था 14, 24 और 35, इसमें तीनों में क्या है, निर्भरताएँ हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 36। धारा 36 में हमने पढ़ा था निर्भरता को हटाया जाना। जो ये निर्भरता हमने बताई है 35 के अंदर, धारा 36 में क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। तो उससे किस तरीके से हटाएंगे, ये हमने धारा 36 में पढ़ी थी। फिर हम धारा 37 में पढ़ा था हमने पद की शपथ पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी थी धारा 38। धारा 38 में हमने पढ़ा था त्यागपत्र के बाद धारा 39। धारा 39 में हमने पढ़ी थी सदस्य को हटाया जाना, किस किस आधारों पर हम सदस्य को हटा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 40। धारा 40 में हमने पढ़ा था कि जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद भी उसके ऊपर जांच क्या रहती है, जारी रहती है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ी है धारा 31 से लेकर धारा 40 तक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस धाराओं को आप याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप धारा 3 से लेकर धारा 40 तक याद कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।